हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरासा एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। ऐसे सिलेबस बाय जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो भी कुछ पार्ट रह गए थे। आज के क्लास में हम लोग उसी को पढ़ते हैं वन बाय वन। क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट तो नहीं है, लेकिन ध्यान से समझ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ वेपर डेंसिटी। अगर किसी केमिकल इक्वेशन को वेपर डेंसिटी के फॉर्म में लिखना पड़े तो आप कैसे लिखोगे। अब तक हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अमाउंट ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन अमाउंट ऑफ मोल इनिशियली टेकन लिया था। बोलो हाँ ना, यही था ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ध्यान से समझना ये बाबू, क्या था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, यही था ना। जहाँ पे एक्स हमने क्या लिया था, डिसोसिएटेड अमाउंट, और ए क्या लिया था, इनिशियल अमाउंट लिया था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू क्या था, एक्स अपॉन ए। एक्स क्या था, डिसोसिएटेड अमाउंट, और ए क्या था, इनिशियली मोल। तो अगर इनिशियली किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का आप मोल लोगे तो मोल से मोल ही रिएक्ट करेगा ना जी। तो एक्स भी क्या था कि अमाउंट ऑफ मोल रिएक्टेड, और ए क्या था, अमाउंट ऑफ मोल इनिशियली टेकन। बोलो हाँ ना। केमिकल इक्वेशन कभी भी मोल के टर्म्स में होता है, लेकिन केसी या केपी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं। बोलो हाँ ना। कॉन्सेंट्रेशन भी मोल से ही निकालते हैं और पार्शियल प्रेशर भी मोल से ही निकालते हैं। और मैंने सिंपल आपको लास्ट लेक्चर में एक ट्रिक भी बताया था, कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन आइदर उसका डेल्टा एन जी जीरो हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, आप डायरेक्टली उसका केसी केपी मोल के टर्म्स में लिख सकते। अगर मान लो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का इनिशियली मोल कितना है, ए, तो मोल से आप वेट निकाल सकते हो ना, उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो हाँ ना। और एक्स क्या है, डिसोसिएटेड मोल, तो वो डिसोसिएटेड मोल भी किसका होगा, रिएक्टेंट का ही होगा, उसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, वेट। बोलो है ना। मोल को किसी के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेट आ जाएगा। तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को वेट के टर्म्स में भी लिख सकते हो। अगर आप किसी का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हो तो आप एक कॉन्सेप्ट और जानते हो मोल कॉन्सेप्ट से, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई कितना, 2। तो अगर आप मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में लिख सकते हो, तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन है तो आप उसको वेपर डेंसिटी के टर्म्स में भी किसको लिख सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बोलो हाँ ना। अब इस पे तुमको बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ। ये तो 2 मिनट का काम है, तुम इसको डिराइव करके भी बता सकते हो। यहाँ पे 2 चीज़ें आती है। अगर समझो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ध्यान से समझना, PCl5 इट विल डिसोसिएट इनटू PCl3 प्लस क्या बेटा, Cl2। PCl5 क्या है, गैस, PCl3 क्या है, गैस, Cl2 क्या है, गैस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ ना। T इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ओनली रिएक्टेंट। T इज इक्वल टू 0 पे ओनली क्या होगा। तो अगर मैं कोई टर्म लेता हूँ T इज इक्वल टू 0, तो सिर्फ क्या होगा, रिएक्टेंट, मतलब इसके कुछ अमाउंट होंगे ए। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ ओनली क्या है, यहाँ पे T इज इक्वल टू 0 पे ओनली क्या है, रिएक्टेंट। बोलो हाँ ना। अब मैं बात करता हूँ T इज इक्वल टू T पे, तो इसके कुछ मोल रिएक्ट करेंगे। बोलो हाँ ना। तो मान लो ये कितना हो जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स, तो ये कितने एक्स, ये कितने एक्स। तो T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस होंगे, रिएक्टेंट भी होंगे या प्रोडक्ट भी होंगे। बोलो हाँ ना। कुछ गलत कह रहा हूँ? तो T इज इक्वल टू T इनिशियली वो टर्म है जहाँ पे ओनली क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, जहाँ से तुम इस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करोगे। इसलिए T इज इक्वल टू 0 पे जो भी अमाउंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकली अमाउंट या इनिशियल अमाउंट। समझ में आया? तो T इज इक्वल टू 0 वाला कौन सा पार्ट हो गया, इनिशियली, या इसी को हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकली। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट या मोल तो लिए होंगे। बोलो, उसके करस्पॉन्डिंग जो वेट होगा उसका, वही उसका थ्योरेटिकली वेट होगा या इनिशियली वेट होगा, तो इसको बोलते हैं थ्योरेटिकली। T इज इक्वल टू T पे होगा, तो अब यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सब होगा, तो ये मिक्सचर होगा। यहाँ पे टोटल मोल होगा ना, तो टोटल मोल PCl5 भी होगा, PCl3 एंड Cl2 भी होगा, सब होगा ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर, या इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्व। क्या बोलते हैं इसी को? तुम कहोगे सर आपने क्या सिखाने की कोशिश की, तो मैं तुमको 2 ही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वर्ड तुमको बताया थ्योरेटिकल, दूसरा वर्ड क्या बताया, ऑब्जर्व। T इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ओनली रिएक्टेंट, जो इनिशियली वाला है उसी को क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल। T इज इक्वल टू T पे जो मिक्सचर होगा उसी को मैंने क्या बोला, ऑब्जर्व। बोलो ना हाँ ही ना। क्या मेरी बात समझ में आई? सिंपल सा फॉर्मूला है, कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन के लिए
केमिकल रिएक्शन का डेल्टा एन जी 0 भी हो सकता है बाबू, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। कभी भी तुमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछे तो मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल माइनस ऑब्जर्व अपॉन कितना बेटा, ऑब्जर्व। थ्योरेटिकल मतलब टी इजिकल टू 0, बोलो। ऑब्जर्व मतलब टी इजिकल टू इक्विलिब्रियम अपॉन ऑब्जर्व इंटू N1 अपॉन डेल्टा एन जी। N1 मतलब रिएक्टेंट का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, N1 मतलब रिएक्टेंट का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और डेल्टा एन जी मतलब टोटल चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल। जानते हो ना डेल्टा एन जी? डेल्टा एन जी मतलब टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट। और सीधा सीधा तुमको यही फॉर्मूला लगाना है। ऑलरेडी बताया वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब मॉलिक्यूलर वेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो यहाँ पे 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यहाँ भी 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यहाँ भी 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ऊपर और नीचे से 2 कॉमन होकर 2 कैंसिल। तो यहाँ पे डेंसिटी कौन सा हो जाएगा, थ्योरेटिकली। यहाँ पे डेंसिटी कौन सा, ऑब्जर्व अपॉन यहाँ पे डेंसिटी कौन सा, ऑब्जर्व। जो ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी होता है उसको स्मॉल डी से लिखते हैं, और जो थ्योरेटिकली होता है उसको किसे लिखेंगे, कैपिटल डी। एक बात तो तुम्हें क्लियर होगा, ये कैपिटल डी मतलब किस टाइम पे, टी इज इक्वल टू 0 पे, और ये किस टाइम पे, टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। चलो इतनी बात तुम्हें समझ में आई। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ये तुमसे उतना पूछे भी नहीं जाएंगे, और तुमको बहुत कम क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। सिंपल है, मॉलिक्यूलर वेट की बात करोगे, टी एच मतलब थ्योरेटिकल जो टी इज इक्वल टू 0 पे है, ऑब्जर्व मतलब टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे। तो मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व इंटू N1 मतलब रिएक्टेंट के मोल अपॉन डेल्टा एन जी। या इसी को तुम डेंसिटी के टर्म्स में करोगे तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी किसको बोलेंगे, थ्योरेटिकल मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे, स्मॉल डी मतलब ऑब्जर्व मतलब इक्विलिब्रियम पे, मतलब जो मिक्सचर का है। ये टी इज इक्वल टू 0 मतलब किसका है, ये रिएक्टेंट का है, और टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम मतलब किसका है, मिक्सचर मतलब, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों होंगे। बस इतना ही फॉर्मूला तुम समझ गए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। PCl5 डिसोसिएट इंटू PCl3 प्लस क्या बेटा, Cl2। इस रिएक्शन को देख ला, डेल्टा एन जी कितना होगा इसका, हो डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहाँ पे इसके 1 मोल, यहाँ पे इसके कितना बेटा, 1 मोल, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस रिएक्टेंट के कितने मोल, 1 मोल, तो कितना हो जाएगा, क्लियर। इस रिएक्शन का N1 कितना है, N1 क्या था, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। N1 क्या था बेटा जी, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, या इसी को कह सकता हूँ मोल ऑफ रिएक्टेंट। बोलो हाँ या ना। तो मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 1 अपॉन 1। तो N1 अपॉन डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो सीधा सीधा अल्फा क्या हो जाएगा, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी। समझ में आया नहीं आया। चलो इस रिएक्शन के लिए बात कर लो, इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी निकाल लो। देख लो यहाँ पे कितने मोल, 3, यहाँ पे कितने, 1। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो कितना बेटा, 3 प्लस 1 माइनस 2, कितना बेटा हो गया। ये डेल्टा एन जी की वैल्यू है। एक और क्या है, N1। N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, कितना बेटा, फॉर्मूला में क्या है, N1 अपॉन डेल्टा एन जी। तो N1 अपॉन डेल्टा एन जी कितना बेटा, N1 अपॉन कितना है, डेल्टा एन जी कितना बेटा, 2/2, कितना हो गया। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ, फॉर्मूला लगा दे, क्या हो जाएगा, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू N1 अपॉन डेल्टा एन जी। तो ये पूरा टर्म्स तो कितना हो जाएगा, 2। तो सिर्फ क्या बचेगा, डी माइनस डी अपॉन कितना बेटा, समझ में आ गया। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। फॉर्मूला यूज कर लोगे, और इससे रिलेटेड तुमको वेपर डेंसिटी दिया होगा तो निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं है तो तुम क्या निकाल सकते हो, वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ बेटा,
देखो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, पहले केस 1 और केस 2 पढ़ा था। केस 1 हमने पढ़ा था हेट्रोजीनियस इक्वेशन के लिए, किसके लिए पढ़ा था, और केस 2 किसके लिए पढ़ा था, होमोजीनियस के लिए, डेल्टा एन जी जीरो, डेल्टा एन जी पॉजिटिव, डेल्टा एन जी नेगेटिव। और गैसियस रिएक्शन है, अगर एसटीपी पे है तो उसके 1 मोल के लिए वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर, तो जितने भी मोल है उसको मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर से, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। अब तक वेपर डेंसिटी का जितना भी कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, ये सब किसके लिए लग रहा है, गैसियस रिएक्शन, क्योंकि वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट किसके लिए लगाते हैं, गैस के लिए। ये अब ऐसा नहीं कि यही कॉन्सेप्ट भूल जाना, जहाँ से भी वेपर डेंसिटी का कैलकुलेशन आया है वो सब किसके लिए है, गैसियस रिएक्शन, मतलब होमोजीनियस रिएक्शन के लिए। कोई दिक्कत? तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर डेंसिटी हम लोग किसके लिए लगा रहे हैं, अब रुक करके पहले समझ लेना। हमने 2 टर्म्स यूज किए हैं, कौन कौन से, कैपिटल डी एंड कैपिटल डी क्या था, टी इज इक्वल टू 0, मतलब उसको थ्योरेटिकली बोलते हैं। ये चीज यही कंफ्यूजन हो जाता है बार बार बच्चों को, टी इज इक्वल टू 0 जिसको कौन सा बोलते हैं, और ये मतलब टी इज इक्वल टू जिसको बोलो, है ना। अगर कभी कभी तुमको किसी बुक में, अगर चूंकि ये कौन सा है, जो कैपिटल डी है थ्योरेटिकल है ना, तो उसको डी टी भी लिख सकते हैं, और स्मॉल डी को अपन डी ओ भी लिख सकते हैं। कई बार रिपीट कर रहा हूँ, टी इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल थ्योरेटिकली होगा, टी इज इक्वल टू टी पे कौन सा होगा, ऑब्जर्व होगा, जो मिक्स होगा। बोलो ना, हाई ना, कोई दिक्कत? अब इनिशियल मोल PCl5 समझो, ये केमिकल रिएक्शन है जिसको अपन कराने की कोशिश कर रहे हैं। PCl5 डिसोसिएट इनटू PCl3 प्लस Cl2, हमने इनिशियली इसके कितने मोल लिए, 1 मोल। टी इज इक्वल टू 0 पे कितना मोल है, 1 मोल। तो उस टाइम पे प्रोडक्ट होंगे क्या, तुम कहोगे नहीं होंगे, तो इसके हमने 1 मोल लिए, तो प्रोडक्ट कितना है। अब 1 मोल से डिसोसिएटेड मोल को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो ये कितना हो गया 1 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा और ये अल्फा। बोलो, टी इज इक्वल टू 0 पे टोटल मोल कितना हो गया 1, क्योंकि सिर्फ रिएक्टेंट है। टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितना हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, मतलब 1 प्लस अल्फा। बोलो, है ना। समझो ये रिएक्शन एसटीपी या एनटीपी पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, अब एसटीपी या एनटीपी पे है, एसटीपी हो या एनटीपी पे, जितने भी मोल है मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो टी इज इक्वल टू 0 पे वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, अरे 1 इंटू 20.4। टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितना है 1 प्लस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा को मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर। याद रखना डेंसिटी एंड वॉल्यूम में रिलेशन क्या है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, बोलो बोलो, डेंसिटी इज इक्वल टू, बोलो, टी इज इक्वल टू 0 पे कौन सी डेंसिटी, थ्योरेटिकल, तो टी इज इक्वल टू 0 पे कौन सा वॉल्यूम, थ्योरेटिकल। तो देखो डी टी इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी टी है, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास तो चेंज होगा नहीं। टी इज इक्वल टू टी पे कौन सा डेंसिटी है, ऑब्जर्व, तो वॉल्यूम कौन सा, ऑब्जर्व, तो डी जीरो इज इक्वल टू क्या बेटा 1 अपॉन वी जीरो। कोई दिक्कत? अगर मैं डी टी बाई डी नॉट निकालूँ, क्या निकालूँ, थ्योरेटिकली अपॉन ऑब्जर्व, जिसको अपन कैपिटल डी बाई स्मॉल डी भी बोल सकता हूँ, तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर डी टी बाई डी नॉट निकालता हूँ तो वॉल्यूम वी नॉट बाई वी टी होगा। वी नॉट की वॉल्यूम कितनी है 1 प्लस अल्फा, और वी टी की वैल्यू कितनी है 22.4, 22.4 क्या हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, डी टी बाई डी नॉट इजिकल टू कितना आ गया, अल्फा को इधर रखो 1 को इधर ले आओ, 22.4 22.4 कैंसिल, तो डी टी बाई डी नॉट इजिकल टू 1 प्लस अल्फा, 1 को इधर ले जाओ तो -1 होगा, तो डी टी बाई डी नॉट -1 आ गया, माइनस कर दोगे तो क्या जाएगा डी टी माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट। देखो यही आता था अल्फा इजिकल टू, बोलो ना हाँ या ना। तो तुम डायरेक्टली अगर यहाँ पे वॉल्यूम ना दिया रहे, कभी कभी तुमको वॉल्यूम दे दी तो तुम डायरेक्टली वॉल्यूम भी पुट कर सकते हो। बोलो ना कुछ गलत कह रहा हूँ क्या। तो इन शॉर्ट आज की क्लास में हमने सीखा क्या, बस एक बार समराइज कर देता हूँ, इतना ही बताना था मुझे कि समझो कोई भी एक जनरल हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन तुमको दिया हुआ है, कितना N1 मोल ऑफ A गिव्स N2 मोल ऑफ B और N3 मोल ऑफ C। ध्यान से समझना मेरे बच्चों, तो इसका डेल्टा Ng कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट N2 प्लस N3 माइनस N1, तो ये हो जाएगा N2 प्लस N3 माइनस N1। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, और N1 की वैल्यू यही होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू N1 अपॉन डेल्टा Ng कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन क्या बेटा स्मॉल d। बोलो हाँ ना, थ्योरेटिकल माइनस ऑब्जर्व अपॉन ऑब्जर्व, बोलो हाँ ना।
पुट कर दोगे तो यही तुमको फॉर्मूला आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू n1 अपॉन डेल्टा Ng। अगर डेंसिटी थ्योरेटिकल है तो मास भी थ्योरेटिकल, माइनस मास ऑब्जर्व्ड अपॉन मास ऑब्जर्व्ड। बस इतना तुम याद रखते हो, तुम्हारा क्वेश्चंस बन जाएगा। वैसे ये पूछे जाते नहीं है, कभी पूछे जाएंगे तो भी तुम्हारे कॉपी के लास्ट पेज पे होना चाहिए जहां तुम कर सकते हो। बोलो कुछ गलत कह रहा हूँ? वेपर डेंसिटी ऑफ अनडिकम्पोज्ड N2O4 इज 46, मतलब डिसोसिएशन ऑफ N2O4 होगा। इक्वेशन क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। ये किस में जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 में। कह रहा है अनडिकम्पोज N2O4, मतलब T इक्वल टू 0 पे, तो कौन सा D हुआ, कैपिटल D, थ्योरेटिकली हुआ। बोलो तो कैपिटल D की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 46। समझ में आ गया? कह रहा है व्हेन हीटेड वेपर डेंसिटी डिक्रीज टू 24.5 ड्यू टू डिसोसिएशन टू NO2। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो कह रहा है जब इसको हीट किया तो वेपर डेंसिटी कितना हो गया, स्मॉल d मतलब ऑब्जर्व या मिक्सचर का कितना हो गया, 24.5। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो हमसे पूछा क्या है, परसेंटेज डिसोसिएशन, मतलब अल्फा पूछा है। क्या पूछा है? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू कितना बेटा, कैपिटल D माइनस, बोलो, अपॉन स्मॉल d, n1 अपॉन डेल्टा Ng, n1 अपॉन डेल्टा n1 मतलब इसके मोल कितने थे, 1, और डेल्टा Ng निकालोगे तो 2 माइनस 1 1, तो ये पूरा वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो सीधा सीधा निकाल दो, तो कितना हो गया, 46 माइनस 24.5 अपॉन 24.5। सॉल्व करके बता दो, कोई दिक्कत? सब्जेक्ट कर, मैं वेट कर रहा हूँ बेटा, बोल। 24.5 हो गया, डिवाइडेड बाय 24.5 कितना आ गया, 0. परसेंटेज में पूछा है तो अल्फा कितना हो गया, 87.7%। बस इतना ही तुमको यूज करना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे भी तो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं, तुमको पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, कर पाओगे? कह रहा है इफ PCl5 इज 80% डिसोसिएटेड एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स वेपर डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर विल बी। PCl5 किस में डिसोसिएट करेगा, PCl3 प्लस Cl2। अब इस रिएक्शन की सबसे खास बात है, N1 अपॉन डेल्टा Ng 1 हो जाएगा। बोलो ना बाबू, हाँ या ना? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन स्मॉल d। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। अब कह रहा है ये 80% अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 80/100 मतलब 0.8, और t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब इनिशियल वाला पूछा है। कौन सा वाला? अगर ये इनिशियल वाला पूछा होगा तो कैपिटल D पूछा होगा, मतलब डेंसिटी थ्योरेटिकली पूछा होगा, तो डेंसिटी थ्योरेटिकली पूछा होगा तो मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकली अपॉन 2, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। तो मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकली बाय कितना बेटा, 2, और t इज इक्वल टू 0 पे ओनली क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट किसका लेंगे, री। क्या मेरी बात समझ में आ नहीं आ रही? अरे बोलो ना, है ना? तो कितना हो गया, फॉस्फोरस का 31 इंटू क्लोरीन का 35.5 इंटू 5, यहाँ पे इंटू नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? अपॉन कितना बेटा, 2। तो सिंपल, आपको वेपर डेंसिटी चाहिए तो मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल करके 2 से डिवाइड करोगे, इसलिए मैंने कहा था ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। समझ में आया? 35.5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस कितना, 31 104.25। पहला क्वेश्चन देख ले, पहला एक्सप्रेशन क्या कह रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्यूसेंट के इक्विलिब्रियम के बराबर होगा
हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पे ही रिएक्शन क्यूसेंट के इक्विलिब्रियम के क्या होगा, बराबर होगा, मतलब असर्शन बिल्कुल सही है, बोलो हाँ ना। दूसरा कह रहा इफ कैटलिस्ट इज एडेड देन रिएक्शन, इफ कैटलिस्ट इज एडेड टू ए रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, आप क्या कर रहे हो, इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट को ऐड कर रहे हो, हाँ या ना। कह रहा वैल्यू ऑफ Q रिमेन्स नो लॉन्गर इक्वल टू K, तो इक्विलिब्रियम पे अगर कैटलिस्ट को आप ऐड भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी कैटलिस्ट, ध्यान से देखना, के इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं कर रहा है, और इक्विलिब्रियम पे के इक्विलिब्रियम किसके बराबर है, रिएक्शन क्यूसेंट को, तो कैटलिस्ट इसको इफेक्ट ही नहीं करेगा। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को या तो जल्दी इक्विलिब्रियम अचीव कराएगा या देर से कराएगा, इक्विलिब्रियम पहुंचने में वक्त ज़्यादा या कम लग सकता है, बट के इक्विलिब्रियम को चेंज, के इक्विलिब्रियम को सिर्फ एक ही चेंज करता है जिसको ब्रह्मा ने वरदान दिया था, टेम्परेचर। बाकी केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन से के इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा था, लेकिन बिना केमिकल रिएक्शन को चेंज हुए सिर्फ इसको टेम्परेचर चेंज कर सकता है, तो ये बात तो गलत हो गया। तो जब असर्शन सही हो और रीजन गलत हो तो उस केस में ऑप्शन कौन सा होता है, अरे हाँ ना तो कह ले। चलो, अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो उस पर तुम टेम्परेचर चेंज कर दो, प्रेशर चेंज कर दो, वॉल्यूम चेंज कर दो, कोई इनर्ट गैस डाल दो, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। समझो, जैसे इस पानी बोतल को मैं ऐसे रखता हूँ, रख लूँ तो देखो पानी लेवल इक्वल हो जाएगा। अब मैं इस पार्ट को उठा दूँ तो वाटर लेवल फिर से कांस्टेंट होगा, लेकिन किसी न किसी डायरेक्शन में तो आएगा, या मैं ऐसे कर दूँ तो भी चेंज होगा ना। तो यही कहता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लिया है या इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब जितना रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कन्वर्ट। अब उसमें तुमने कोई छेड़छाड़ कर दिया, है ना, क्योंकि बच्चे तो बहुत छेड़ू इंसान होते हैं, टेम्परेचर चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया। कभी देखते हो तुम केमिस्ट्री, मैं क्यों बोला ऐसे, तुमको ये भी जस्टिफाई कर देता हूँ, तुम कभी देखो केमिस्ट्री के लैब में तुम अपना लैब कर रहे होते हो, हाँ ना, एक दोस्त आता है क्या कर रहा है आकर के पूरा सिस्टम हिला देता है, तो डिस्टर्ब हो गया ना। तो जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे था, कोई दोस्त आकर के इसको डिस्टर्ब कर दिया, कुछ हलचल हुआ होगा, प्रेशर चेंज कर दिया, वॉल्यूम चेंज कर दिया, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस बढ़ा दिया, तो रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम आने की कोशिश करेगा, बोलो ना, रिएक्शन वापस से अपने को रीएडजस्ट करेगा, रीडायरेक्ट करेगा और इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करेगा। तो आने के लिए क्या करेगा, या तो रिएक्शन कुछ फॉरवर्ड आएगा या तो बैकवर्ड आएगा, या हो सकता है इक्विलिब्रियम चेंज ही ना करे, डायरेक्शन चेंज ही ना करे। इसी चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ली चेटियर प्रिंसिपल, कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेंड कर चुका है और वहाँ पे तुम कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दो, प्रेशर चेंज कर दो, टेम्परेचर चेंज कर दो, या उसमें इनर्ट गैस डाल दो। जब भी इनर्ट गैस डालते हैं तो फिर दो कंडीशन पे डालते हैं, एक कौन कौन सा, कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम। तो टोटल 5 केस बनेंगे और ये पांचों केस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये पांचों केस आपको पढ़ा चुका हूँ। पूछो कहाँ, टेम्परेचर के लिए बताया था, या एक ही चीज़ याद रखना, मैं आपको वॉन्ट ऑफ इक्वेशन पढ़ाया था और कहा था कि अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर करेगा, एक्सोथर्मिक को डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर करेगा और इंडोथर्मिक को इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर करेगा, बोलो हाँ ना। अगर कोई केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, बोलो हाँ ना, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, समझ रहे हो, मतलब रिएक्शन किस नेचर का, इंडोथर्मिक का हुआ, और तुम उसको हीट दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, तो रिएक्शन और रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाएगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक्सोथर्मिक नेचर है, कैसा है, मतलब उसका क्या होगा, हीट लॉस करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तुम टेम्परेचर को कम कर दो और रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट चला जाएगा। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तुम कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर चेंज करते हो तो रिएक्शन वापस से किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, ताकि उस इफेक्ट को, उस चेंज के इफेक्ट को क्या कर सके, नलीफाई कर सके, मिनिमाइज कर सके। पहले हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तेरा इन इक्विलिब्रियम इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, तो तुमने क्या बढ़ा दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दिया, रिजल्ट इन शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फेवर टू क्या बेटा, प्रोडक्ट। कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन अगर कहाँ से कहाँ जा रहा है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है तो ये कौन सा हो गया, फॉरवर्ड, और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट आएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, बैकवर्ड। तो बैकवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट, फॉरवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट।
अगर रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड का रेट ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो बैकवर्ड का रेट ज़्यादा होगा। बोलो यही है ना? क्या कुछ बताने जैसा है? एग्जाम्पल से बता देता हूँ, एक कॉमन एग्जाम्पल लेता हूँ, समझ आना। समझो मैं कहता हूँ 2 मोल ऑफ ए गिव्स 3 मोल ऑफ ए बी प्लस 4 मोल ऑफ सी। हाइपोथेटिकली केमिकल इक्वेशन है। इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी देखो तो पॉजिटिव हो जाएगा। सारे के सारे गैसियस रिएक्शन है तो इसको क्लोज कंटेनर में लेना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत? एक चीज पता है कि इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी क्या है। देखो पढ़ने के लिए, डिफिनेशन के लिए बहुत कुछ बुक में होता है, माइंड मैप बना लो, बाकी चीजें याद नहीं रखनी पड़ती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका प्रेशर बढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अब समझो ये बोतल है, इसी में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, यही है ना जो दिखा दिया। अब मैं प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे? इसको चिपकाएंगे तभी प्रेशर बढ़ेगा ना। इसको चिपकाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। खुद सोचो, इतनी बात तो समझ में आई। तो अब मैं क्या किया, इसके प्रेशर को बढ़ाया, ध्यान से समझ, तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ? अरे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तभी तो प्रेशर बढ़ा ना। प्रेशर कैसे बढ़ा सकते हो? वॉल्यूम डिक्रीज हुआ होगा। प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि लोग पास पास आए, जो गैसेस मॉलिक्यूल क्या क्या है, पास पास आए, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया होगा? डिक्रीज हुआ होगा, कम हुआ होगा। अब समझो कि इसके टोटल मान लो 50 मोल होंगे, 50 मोल होंगे वी वॉल्यूम में। एग्जाम्पल बता देता हूँ, 50 मोल होंगे, समझो वॉल्यूम 10 लीटर में होंगे, तो मोल अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी निकला। अब मैंने वॉल्यूम कम किया होगा, तो वॉल्यूम कम करूंगा तो वॉल्यूम कम होगा कि मोल कम होगा? अभी भी मोल उतने ही है लेकिन स्पेस कम हुआ होगा। बोलो है ना? तो अभी भी मैं कितना लिख सकता हूँ? 50/8 लिख लूँ। अरे सही समझने के लिए ये मत सोचना कि 8 कहाँ से है। तो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ा या नहीं? नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ा मतलब डेंसिटी बढ़ गया, क्राउडनेस बढ़ा ना, मतलब प्रेशर क्रिएट हुआ। बोलो है ना? अब ध्यान से देखो, इधर कितने मोल है? 2, और इधर कितने मोल है? 4 3 7 मोल। बोलो, तो जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे, जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो तुमको नहीं लगता है प्रेशर इधर से इधर की तरफ जाएगा? बोलो है ना? तुम समझ में आ रहा है? ऐसा ही होगा ना कि इधर रिएक्टेंट है तो कितने मोल थे? 2 मोल, और 2 मोल से ये कितने मोल दे रहे हैं? 3 और 4 7 मोल दे रहे हैं ना। 3 + 4 7 मोल दे रहे हैं, है ना? अब प्रेशर बढ़ा मतलब क्राउडनेस बढ़ा, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ा, चीजें पास पास आ रही हैं, तो क्या होगा? ये दोनों कंप्रेस होगा तभी तो ये आएगा ना। तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर गैसियस मोल क्या हो जाए? कम। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन का डेल्टा एन जी 0 है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन बैकवर्ड चला गया। सिमिलरली किसी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा एन जी निगेटिव होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड आता। वो भी याद मत रखो, बल दिमाग में एक इमेज बना लेना, मैप बना लेना कि जिधर नंबर ऑफ मोल कम होंगे रिएक्शन वहां जाएगा। बोलो ना है ना? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? क्लियर है? पढ़ के देख लो, तुमको यही लिखा हुआ। लेकिन वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसका डेल्टा एन जी 0 है तो क्या उसमें कोई चेंज होगा? नहीं, क्योंकि दोनों साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होंगे? इक्वल मोल होंगे। तो कभी उसी को प्रेशर, चेंज इन प्रेशर उसी को इफेक्ट कर पाएगा जिसका डेल्टा एन जी नॉन जीरो है। 0 होगा तो चेंज नहीं होगा। ये चीज़ हम लोग थ्योरेटिकली देख रहे हैं, तुमको अभी मैथमेटिकली सारा पढ़ा चुके हो। बोलो ना हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ गई तुमको? चलो, चेंज इन टेम्परेचर, तो फिर टेम्परेचर के बेसिस पे चेंज करोगे तो रिएक्शन 2 टाइप का होगा। रिएक्शन 2 टाइप का होगा। कौन कौन सा बाबू? एक रिएक्टेंट को हीट दो तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? प्रोडक्ट में। और दूसरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाकर के हीट क्या करेगा? लॉस। इस रिएक्शन को शायद बच्चे एक्जो के नाम से जानते हैं, इस रिएक्शन के को बच्चों इंडो के नाम से। बोलो, अब इस रिएक्शन में हीट रिएक्शन को सपोर्ट कर रहा है तो टेम्परेचर दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला जाएगा। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? इस रिएक्शन में हीट क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो इस केस में अगर तुम हीट दोगे, क्या दोगे? हीट दोगे तो ये रिएक्शन इधर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और हीट कम करोगे तो इधर जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बोलो ना हाँ या ना? तो एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक में हीट का चेंज तुम कर लोगे। अगर इस केस में समझो तुम क्या दे रहे हो? टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हीट दे रहे हो, तो ये रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड। इस रिएक्शन में तुम टेम्परेचर क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो, तो रिएक्शन इधर आएगा। क्या मेरी बात समझ में है? सिंपली ये इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा? बोलो, कोई दिक्कत है? अब देखो, पहले हम पढ़ चुके हैं तब तुमको ये आसान लग रहा है।
क्या कुछ गलत कर रहा हूँ भाई लोग? बोलो, पढ़ करके देख लो, वही है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तुमको दोनों केस पढ़ा चुका हूँ मैं। कह रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। दो चीज़ें हो सकती है, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है कांस्टेंट प्रेशर का कॉन्सेप्ट। बोलो, अगर ध्यान से समझना, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि इस बोतल का जैसा वॉल्यूम है उतना ही रहेगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा। मैंने कुछ गैस ज़्यादा डाल दिया तो प्रेशर बढ़ा होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर नंबर ऑफ गैस डाल दोगे, कुछ और अमाउंट ऑफ गैस डाल दोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। बोलो ना, हाई ना। और दूसरा है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या कि इसमें कुछ गैस थे, तुम और गैस डाल दिए और प्रेशर को क्या रखना है? कांस्टेंट, तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। बोलो ना, हाई ना। कोई दिक्कत नहीं। तो पहला क्या था? एट कांस्टेंट प्रेशर, टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर, टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तुमने गैस भी डाला उस कंटेनर में और चाहते हो कि प्रेशर मेंटेन रहे, तो अब इसलिए वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, ध्यान से समझना। तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज। कोई दिक्कत नहीं। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस डिक्रीजेज, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। समझ में आ रहा है ना? सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस डिक्रीजेज, ये लाइन तुम्हें समझ में आया। और अगर पार्शियल प्रेशर डिक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड इन द डायरेक्शन इन विच टोटल मोल आर फाउंड। तुम इस रिएक्शन का अगर केपी लिखते हो तो क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है, टू द पावर देयर स्टाइकोमेट्री। अगर डेल्टा एन जी जीरो है, डेल्टा एन जी मतलब जितना स्टाइकोमेट्री यहाँ उतना ही स्टाइकोमेट्री यहाँ, तो दोनों में पार्शियल प्रेशर कम हुआ तो कैंसिल होकर के खत्म। सोच के देखो, खत्म हुआ ही नहीं हुआ। तो डेल्टा एन जी समझो, टू दी पावर क्या होता है? डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी जीरो है तो किसी भी चीज़ पे पावर जीरो, वन, मतलब केपी चेंज ही नहीं करेगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। हमने क्या किया? कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस को डाला, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ा होगा, वॉल्यूम बढ़ा होगा तो पार्शियल प्रेशर कम हुआ होगा, तो पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट का भी कम हुआ होगा, प्रोडक्ट का भी कम हुआ होगा। केपी क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। डेल्टा एन जी जीरो है, मतलब जितने मोल प्रोडक्ट के उतने ही मोल रिएक्टेंट के, तो डेल्टा एन जी जीरो हो गया तो ये फंडा, जितना प्रोडक्ट कमा होगा उतना रिएक्टेंट कमा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। समझो, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। डेल्टा एन जी पॉजिटिव कब होगा? जब कम रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट बना होगा। बोलो भाई ना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या होगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट होगा। तो ऊपर की वैल्यू ज्यादा होगी, नीचे की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। बोलो, अब इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे आना है, मतलब प्रोडक्ट में डिक्रीज कम हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा। देखना, पार्शियल प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पे? डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज का पावर ज्यादा, मतलब वो वैल्यू क्या हो गई? ज्यादा डिक्रीज हो गई। तो उसको इक्वल करने के लिए रिएक्शन को और प्रोडक्ट में आना होगा, यही लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड इन द डायरेक्शन इन विच मोर मोल्स आर क्या बेटा? फॉर्म। सीधी सी बात है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे तुम इनर्ट गैस डालते हो, डेल्टा एन जी जीरो है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, डेल्टा एन जी, तो कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस का डालना उसको और सपोर्ट करेगा, रिएक्शन और फॉरवर्ड चला जाएगा। समझ में आया? और जिसका डेल्टा एन जी निगेटिव है, निगेटिव का मतलब क्या कि रिएक्टेंट साइड ज्यादा मोल है और प्रोडक्ट साइड कम मोल है, तो उस केस में रिएक्शन और किधर आ जाएगा? प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड रिएक्शन। तो सिंपल माइंड मैप क्या बना, ध्यान से समझ लेना कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप इनर्ट गैस डालते हो, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या डालते हो? डेल्टा एन जी जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा एन जी नॉन जीरो है तो जिधर मोल ज्यादा है रिएक्शन उधर ही शिफ्ट करेगा। डेल्टा एन जी पॉजिटिव है मतलब प्रोडक्ट साइड मोल ज्यादा है तो रिएक्शन और रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाएगा। डेल्टा एन जी निगेटिव है मतलब रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है, रिएक्शन वापस से रिएक्टेंट साइड ही आएगा, मतलब बैकवर्ड आएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? चलो लास्ट पॉइंट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम लोग कौन सा बात कर ले? कांस्टेंट वॉल्यूम। आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस को डाल दिया, कहाँ डाल दिया? वॉल्यूम पे ना।
तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, आप इनर्ट गैस को बढ़ा डालो, क्या वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? तो पार्शियल प्रेशर चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो कह रहा है इंसर्टिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम बिकॉज देयर इज नो चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या बेटा? रिएक्शन सिस्टम। और पार्शियल प्रेशर रिएक्शन सिस्टम का चेंज नहीं हुआ तो बाकी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इनर्ट गैस का इफेक्ट कब आ सकता है? कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होगा, पार्शियल प्रेशर चेंज ही होगा, तो सीधा सीधा नो इफेक्ट। तो कहने के लिए ये टॉपिक तुम कहोगे कि ली चैटियर प्रिंसिपल बचा हुआ था, लेकिन इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे। बोलो क्या कैटलिस्ट का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ये भी पढ़ चुके हैं। नो इफेक्ट ऑन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करेगा? इक्विलिब्रियम को या तो फॉरवर्ड, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा, निगेटिव कैटलिस्ट है तो रिएक्शन के रेट को स्लो करेगा। तो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को फास्ट और स्लो कर सकता है, बट के इक्विलिब्रियम को चेंज देखो वही लिखा हुआ है। क्वेश्चन देख बेटा क्या कर रहा है? फॉर ए रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स क्या बेटा? 2NH3। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके अमोनिया बना रहा है। रिएक्शन का डेल्टा H कैसा है? निगेटिव। डेल्टा H निगेटिव का मतलब रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक। कह रहा है डिटरमाइन द इफेक्ट एट इक्विलिब्रियम ड्यू टू फॉलोइंग चेंजेस। अब एक एक करके चेंज करें, आप रिएक्शन का बताओ कि रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। पहला कह रहा है कि डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। H2 रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? तो अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आप क्या करोगे? कम करोगे, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। तो इससे रिएक्शन कैसा आएगा? एकदम समझ के करते हैं, ऐसा रटना नहीं। इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर बढ़ाओगे इस रिएक्शन में। देखो ज्यादा मोल किधर है? रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड? रिएक्टेंट साइड। इधर कितने मोल है? 1 और 3 4 मोल। इधर कितने मोल है? 2। प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, बोलो है ना? तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? थर्ड, डिक्रीज इन टेम्परेचर। कैसा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक में डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ये कहाँ जाएगा? कैटलिस्ट। समझ रहा है नहीं समझ रहा है? इंक्रीज इन क्या बेटा? वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ा रहे हो। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा? कम। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो गया? कम। इंक्रीज इन प्रेशर, यहाँ पे क्या बेटा? डिक्रीज इन प्रेशर। देखो ना ये इंक्रीज इन प्रेशर तो रिएक्शन कहाँ जा रहा है? फॉरवर्ड। तो यहाँ पे डिक्रीज इन प्रेशर, रिएक्शन कहाँ जाएगा? नहीं समझा क्या? क्या कुछ गलत कह रहा हूं? डिटरमाइन इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग चेंजेस। फिर वापस से केमिकल रिएक्शन है। पिछले क्वेश्चन में केमिकल रिएक्शन का नेचर कैसा था? एक्सो था। यहाँ पे नेचर कैसा है? वहां पे डेल्टा एन जी कैसा था? निगेटिव। यहाँ पे डेल्टा एन जी कैसा है? अब आपने क्या किया? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया? डिक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ? या तो रिएक्टेंट बढ़ा दो या प्रोडक्ट कम कर दो, नेचर एक ही हो गया ना। तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। बोलो हाँ ना? तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? यहाँ पे दूसरा कह रहा है इंक्रीजिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या कर रहे हो? वॉल्यूम क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। तो प्रेशर क्या होगा? अगर डिक्रीज इन प्रेशर है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? उधर ही जाएगा जहाँ पे गैसियस मोल बढ़ रहे होंगे, बोलो ना है ना? तो ये भी कहाँ जाएगा? बोलो। अरे तुमने वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर क्या हो गया? कम। तो रिएक्शन और गैस को बनाएगा ना ताकि प्रेशर बढ़े, इक्विलिब्रियम को अचीव कर ले, बोलो। तो गैस किधर है? प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तीसरा कह रहे हैं इंक्रीज इन, कौन सा रिएक्शन है? N2। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे फेवर करेगा, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? समझ में आ रहा है? कहा था ना सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एडिंग ऑफ नियन मतलब इनर्ट गैस। नियन कौन सा गैस है? हीलियम नियन। केमिकल बॉन्डिंग भूल तो नहीं गए? हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनियन, ये सब इनर्ट गैस है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस को डाल रहे हो, कोई फर्क होगा नहीं, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा। बोलो है ना? तो क्या लिखूं? नो इफेक्ट। इंक्रीजिंग क्या बेटा? मोल्स ऑफ CaCO3। CaCO3 का मोल हमने बढ़ा दिया तो रिएक्टेंट है, बढ़ा दिया तो बढ़ेगा,
नहीं, तुम कहोगे सर आपने ही कहा था प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कितना होता है 1। ये सॉलिड है ना, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में आएगा? क्या इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में आएगा ही नहीं, तो क्या इसका इफेक्ट होगा? क्या ये जल्दीबाजी में गलती मत करना। अब तुम कहोगे रिएक्टेंट है, बढ़ा दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड, एक ऑप्शन तुमको मिलेगा, बट देखना, देख लो सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है 1, इसको बढ़ा दो कम कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखूं? नो इफेक्ट, बोलो ना, है ना। अब देखो इधर भी क्या है वाटर, इधर भी क्या है वाटर, लेकिन यहाँ पे ये वाटर आइस के फॉर्म में, यहाँ वाटर के फॉर्म लिक्विड, तो फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा होगा ना। इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फिजिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? और अगर फिजिकल इक्वेशन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम। बोलो हाँ या ना। 2-3 एग्जाम्पल है, बस पढ़ लो। आइस वाटर सिस्टम, आइस वाटर सिस्टम, इसमें मेल्टिंग ऑफ आइस, तुमने फ्रीजर से आइस क्यूब निकाला, आइस मेल्ट हो रहा है, तो सॉलिड और लिक्विड दोनों है, वही एक सिस्टम है। बोलो मेल्टिंग ऑफ आइस कैसा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। अरे हीट के प्रेजेंस में तो आइस मेल्ट होता है ना, तो ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मतलब रिएक्शन कैसा है? एंडोथर्मिक है। एंड डिक्रीज इन क्या हो रहा है? वॉल्यूम हो रहा है। आइस का वॉल्यूम वाटर से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तुम कहोगे कैसे? कभी भी इस बोतल में पानी में डाल के फ्रीजर में रख दो, जब आइस होगा तो बोतल कस से बिगड़ फैल जाता है, तो कहीं ना कहीं आइस का वॉल्यूम वाटर से क्या होता है? ज़्यादा, तभी तो आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है और आइस वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है। अगर ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है तो दो चीज़ है, रिएक्शन का नेचर कैसा हो गया? इंडोथर्मिक, एंड वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो अब ये रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा? हीट दोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। हेंस इंक्रीज इन टेम्परेचर इंडोथर्मिक को सपोर्ट करेगा, ऑल्सो इंक्रीज इन क्या बेटा? प्रेशर, रिएक्शन फेवर क्या बेटा? फॉरवर्ड, मतलब आइस और ज़्यादा मेल्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो इतनी छोटी छोटी बात तुमको पढ़नी है। वाटर, वाटर वेपर सिस्टम, तो ये वाटर है और ये वाटर वेपर है। कब होगा? जब वेपराइजेशन ऑफ वाटर होगा। वाटर को तुम बॉयल कर रहे हो तो वाटर वेपर बनेगा। रिएक्शन का नेचर कैसा होगा? इंडोथर्मिक। कह रहे इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड व्हेन टेम्परेचर इज क्या बेटा? इंक्रीज, क्योंकि हीट दे रहे हो। सो रेज इन टेम्परेचर विल इंक्रीजेज द क्या बेटा? वेपर। द इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड व्हेन प्रेशर इज क्या बेटा? इंक्रीज। जब प्रेशर इंक्रीज करोगे, देखो वाटर का वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा या वेपर का? वेपर का। तो जब ये रिएक्शन वाटर वेपोराइज हो रहा होगा तो एक तो क्या हो रहा है? इंडोथर्मिक है, और दूसरा क्या हो रहा होगा? वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा होगा। अब जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो वेपर क्या होगा? पास पास आएगा, वेपर कंडेंस होगा, रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। यही लिखा हुआ है, तुम पढ़ लेना, कोई दिक्कत? तीसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। किसकी बात कर रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक्स। तुम समझो, ये समझो कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोको कोला, पेप्सी वगैरह होता है, तो उसमें CO2 गैस डिजोल्व होता है। कब पीने में ज़्यादा मज़ा आता है? जब ठंडा हो, चिल्ड हो। बोलते भैया चिल्ड देना। दूसरा, चलो ढक्कन खोल करके चिल्ड करो, कोई मज़ा आएगा क्या? नहीं। ढक्कन बंद का मतलब क्या? प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा गैस तब डिजोल्व होगा जब टेम्परेचर कम और प्रेशर ज़्यादा। तो किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी कब हो सकती है? जब टेम्परेचर क्या हो? कम हो, एंड प्रेशर क्या हो? ज़्यादा। पढ़ के देख लो। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन पढ़ के देख लो। ऑन अप्लाइंग प्रेशर टू इक्विलिब्रियम आइस वाटर, विच फेनोमेना विल बी क्या बेटा? हैपन। आइस है और ये क्या है? वाटर है, तो आइस का वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा। वाटर का वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। अप्लाइंग प्रेशर, तो क्या होगा? आइस वाटर में जाएगा। कोई दिक्कत? टिक कर दोगे? चाहिए ना? आज की क्लास के अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो मुझे सिर्फ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना था इन टर्म्स ऑफ वेपर डेंसिटी। उसके बाद मैं आपको बताया ली-चैटियर प्रिंसिपल। अब ली-चैटियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और उस टाइम पे आप उसका कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम या इनर्ट गैस डाल दो, मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन को डिस्टर्ब करो, रिएक्शन वापस से इक्विलिब्रियम को क्या करेगा? अचीव करने की कोशिश करेगा, और आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? री एस्टेब्लिश करेगा रिएक्शन को, और इक्विलिब्रियम को क्या करेगा? री एस्टेब्लिश करेगा। इसलिए रिएक्शन आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? शिफ्ट होगा। पहला चीज़ करते हैं कि अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दें, तुम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हो या तो रिएक्टेंट बढ़ा दो या प्रोडक्ट कम कर दो, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा।
या तो प्रोडक्ट बढ़ा दो या रिएक्टेंट कम कर दो, रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। बोलो हाँ या ना, पहला खत्म। चलो दूसरा इफेक्ट हम लोग देखते हैं, प्रेशर का देखते हैं। दूसरा इफेक्ट किसका देख लें, प्रेशर। अगर कभी भी प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट आपको देखना हो तो सबसे पहले डेल्टा एन जी जीरो है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेल्टा एन जी जीरो है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेल्टा एन जी नॉन जीरो है तभी इफेक्ट होगा। प्रेशर में अगर डेल्टा एन जी जीरो है, डेल्टा एन जी क्या है, कोई इफेक्ट होगा क्या, नहीं। अगर डेल्टा एन जी नॉन जीरो है तो दो ही केस हो सकता है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव या डेल्टा एन जी निगेटिव। सिंपल बात है कि अगर आप तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन हमेशा ज़्यादा मोल से कम मोल की तरफ आएगा। रिएक्शन हमेशा ज़्यादा मोल की तरफ से कम मोल की तरफ आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तीसरी चीज़, अगर वॉल्यूम का चेंज देखो तो जो चीज़ तुम प्रेशर का देखना सीख गए ना, तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्या गलत कह रहा हूँ, या अगर वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो तुम क्या करना, वॉल्यूम का चेंज अगर तुमको दे दे तो तुम वॉल्यूम से प्रेशर उल्टा कर देना और प्रेशर का चेंज जाते हो। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन ज़्यादा से कम मोल की तरफ आएगा ना, सेम वॉल्यूम के लिए भी कर लोगे। लास्ट में आता है एडिशन ऑफ क्या बेटा, इनर्ट गैस। अगर इनर्ट गैस का आप ऐड करते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पे इफेक्ट होगा। डेल्टा एन जी जीरो है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेल्टा एन जी नॉन जीरो या क्या हो सकता है, नॉन जीरो में दो केस होगा। फिर बता देता हूँ, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई चेंज नहीं होगा। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है तो फिर चेंज हो सकता है, कब, जब डेल्टा एन जी नॉन जीरो है। डेल्टा एन जी जीरो है तो कोई चेंज नहीं होगा। डेल्टा एन जी नॉन जीरो है तो या तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा या डेल्टा एन जी निगेटिव होगा। पॉजिटिव मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज़्यादा। पॉजिटिव का यही होगा ना कि ज़्यादा क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। और निगेटिव का मतलब क्या, ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे। बोलो है ना। उस कंडीशन में रिएक्शन उधर शिफ्ट करेगा जहाँ नंबर ऑफ मोल क्या है, ज़्यादा है। कोई दिक्कत। फिर लास्ट में मैंने आपको बताया फिजिकल इक्विलिब्रियम कर लोगे। दैट्स ऑल अबाउट योर केमिकल इक्विलिब्रियम। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा है समझ करके नोट्स बनाना, समझना जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहाँ पे और ज़्यादा क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।